रोनिका बहुत छोटी सी थी, करीब 2 साल की। तभी उसकी माँ चल बसी। उसके पापा मिस्टर शर्मा, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने छोटी सी रोनिका के लिए सौतेली माँ लाना मुनासिब ना समझा और उसको माता पिता दोनों का ही प्यार देने के लिए अपना पूरा ध्यान उस पर लगा दिया। लेकिन पत्नी को बुरा ना मानने की वजह से वो थोड़े डिप्रेशन में रहने लगे थे। इसलिए रोनिका की देखरेख के लिए एक बूढ़ी आया रख स्वयं को उन्होंने पूरी तरह बिजनेस में डुबो दिया। छोटी सी रोनिका आया की गोद में खेलती, उनकी सुनाई राजा रानी और परियों और जादूगरनियों की कहानी सुनकर खाना खाती और हर रात को इन्हीं कहानियों को सुनती हुई सो जाती। इसी तरह हर रात हर दिन आया रोनिका को नई नई कहानी सुनाती। अब उसकी कहानियों में झाड़ू पर बैठकर उड़ जाने वाली चुड़ैल से लेकर बच्चों का कलेजा खा जाने वाले जंगली राक्षस और जादूगरनी का ऐसा संसार होता जो रोनिका के अचेतन मन पर गहरी छाप छोड़ जाता। धीरे धीरे रोनिका के अकेलेपन ने अपने चारों तरफ काल्पनिक दुनिया का एक अनोखा मायाजाल रच डाला। उसकी इस इमेजिनेशन वाली दुनिया में रोज नए पात्र बसते जाते, क्योंकि अब आया की कहानियों के अलावा ढेर सारी कॉमिक्स, जिसमें भूत, चुड़ैलों, जादूगरों, राक्षसों और दानवों से लेकर बौनों और दूसरे ग्रह के लोगों की कहानियों से भरी किताबें भी शामिल होंगी। एक दिन अचानक आया की मृत्यु हो गई। रोनिका के मन पर आया की मृत्यु का काफी गहरा सदमा पहुंचा। उसके घर में अंत्येष्टि की तैयारियों को देखते हुए उसने काल्पनिक मन में न जाने क्या क्या कल्पना कर डाली। पापा, आया माँ कहाँ चली गई? उसको उसको सब नहला क्यों रहे थे? सजाकर कहाँ ले जा रहे थे? जाने कितने सवाल उसने पिता से पूछ डाले। बेटा, वो चंदा मामा के पास चली गई, ये कहकर उसके पिता ने बहला दिया। पर रोनिका का मन काफी ज्यादा विचलित था। वो सारा सारा दिन कमरे में गुमसुम जाने क्या क्या करती रहती। ये देख उसके पापा ने उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। वहाँ हॉस्टल के कमरों में उसने अपना वो सारा काल्पनिक संसार सजा लिया। रोनिका के साथ के बच्चे अब उससे डरने लगे, क्योंकि वो अकेले में खुद से ही बातें किया करती। लगता मानो कोई उसके सामने बैठा हो। वो हंसती ही बुदबुदाती। उसके कैरेक्टर को देख कोई उसके साथ नहीं रहता, जिसकी उसको परवाह भी नहीं रहती। पर अगर गलती से भी कोई भी उससे खेलने या बात करने की कोशिश करता, वो चिड़चिड़ी सी होने लगती। उसको गुस्सा आने लगता, जैसे कोई उसके और उसके इस काल्पनिक क्रिया में, यानी कि उसके एक इमेजिनेशन जो मित्र है यानी उसका फ्रेंड है, उन दोनों के बीच में आ रहा है। वो उसका पढ़ाई में जरा भी ध्यान नहीं था। एक रात रोनिका ने अपने एक मित्र से कहा, झाड़ू वाली चुड़ैल की झाड़ू पर बैठकर आकाश में चलेगी तो मेरे साथ, बहुत मजा आता है। तो वो सामने वाली जो उसकी फ्रेंड थी वो हंसने लगी। रेणुका, तू पागल है, कल मैं सबको बता दूंगी कि तू पागल है। ऐसा कह उसकी रूममेट हंसने लगी। रेणुका का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मैम, मैम, मेरे बाथरूम में चलो। वहाँ बाथटब में रवीना डूब गई। अगले दिन रेणुका रोते हुए वार्डन से बोली, रोनिका के बाथरूम में एक छोटे से बाथटब में रवीना की लाश देखकर सबके सब हैरान रह गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार पानी में डूबकर दम घुट जाने से उसकी मृत्यु हो गई है। रवीना की ऐसी रहस्यमय मृत्यु से सब परेशान थे और एक दिन, रोनिका,
अगर कल तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं मिला तो तुम्हारे सारे खिलौने और कॉमिक्स ऊपर से नीचे फेंकवा दूंगी, समझी? वार्डन ने रोनिका को पढ़ाई ना करने पर डांट लगाई। अगली सुबह हॉस्टल के बाहर वार्डन की खून से लथपथ लाश देख हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। वार्डन हॉस्टल की छत से नीचे गिरकर मर गई थी, पर वो ऊपर क्यों गई और कैसे गिरी, ये रहस्य आज भी अनसुलझा रह गया। रोनिका दिन ब दिन सनकी होती जा रही थी। कोई भी उसके कमरे में नहीं जाता। हॉस्टल मैनेजमेंट ने रोनिका के पिता को बुलाकर उसकी रहस्यमय हरकतों को बताकर उसको वहां से ले जाने को कहा। बेटा, ये सब क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में? पापा, ये लोग गंदे हैं। वार्डन ने मुझे डांटा तो आया माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने वार्डन को मार डाला नीचे गिराकर। ये कहती हुई रोनिका की आंखों में अजीब सी वहशियानी चमक आई थी। वो देखकर पिता घबरा गए। और रवीना, वो कैसे डूब गई बेटे? उन्होंने रोते हुए पूछा। पिताजी, रवीना मेरे ऊपर हंसती थी। झाड़ू वाली चुड़ैल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने मेरे सामने रवीना को बाथटब में डुबोकर मार डाला। रोनिका ने बहुत उत्सुकता के साथ ये सब ऐसे बताया मानो उसके पापा सब जानकर उसको शाबाशी देंगे। उसके पिता बिल्कुल अंदर तक सहम गए। उन्होंने एक पल भी देरी ना करते हुए उसे जल्दी से मनोवैज्ञानिक को दिखाया। देखिए मिस्टर शर्मा, जो कुछ रोनिका के साथ घट रहा है उसको पारलौकिक दुनिया कहते हैं, यानी कि पैरानॉर्मल। रोनिका ने छोटी उम्र से ही अकेले पल के कारण और आया की कहानियों को सुन सुनकर अपनी एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बना ली जहां वो उन सब कैरेक्टर्स यानी उन सब पात्रों के बीच रहने लगी, उनसे बातें करने लगी जो सच में नहीं होकर भी रोनिका के लिए होते हैं। धीरे धीरे वो अपनी इस जादू भरी तिसलमली दुनिया में गहरी उतर गई थी, इसी को सच मानने लगी और उसकी इसी अत्यधिक संवेदनाशील के कारण जो नेगेटिव एनर्जी है उनसे उसका संपर्क हो गया है। अब जो भी उसके इस संसार से उसको दूर करने की चेष्टा करता है वो क्रोध से भर उठती है। ऐसी हालत में वो बहुत ही खतरनाक हो जाती है। उसमें वो ताकत आ जाती है जो नॉर्मल या किसी सिंपल से बच्चे में नहीं होती, और वो 2 हत्याएं भी नॉर्मल रोनिका की उसी क्रोध भरी विकृत मानसिकता का नतीजा हो सकती है। रोनिका के पिता डॉक्टर की इन बातों को सुनकर बहुत डर गए। डॉक्टर ने उन्हें जो बताया वो सुनकर मिस्टर शर्मा के माथे पर पसीना चूहा चूहा आया। वो बेहद घबरा गए थे। मेरी मेरी बच्ची कैसे ठीक हो सकती है डॉक्टर? डॉक्टर, उसे बचा लीजिए। बेहद चिंतित और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने डॉक्टर साहब को बोला। फिर डॉक्टर साहब की सलाह पर रोनिका के पास जाकर उन्होंने उसे खूब प्यार से बातें करी। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? कितने टूटे फूटे खिलौने हैं, इन्हें फेंक दो। अपन अब अपने अपने घर में रहेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है? चलो, वहाँ मैं तुमको बहुत अच्छे और नए गेम्स दिलवा दूंगा। उन्होंने रोनिका को पुचकार कर कहा। पापा, ये सब मेरे दोस्त हैं। वो बोना, वो कानी जादूगरनी, वो जोकर, और ये सब मेरे साथ यहीं रहेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में बेचैनी झलकने लगी। बेटा, ये झाड़ू क्यों रखी है? इसे फेंको। ये कहते हुए मिस्टर शर्मा ने झाड़ू को जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही रोनिका का स्वर भरा आया। इसे फेंकेगा तू? तू इसे फेंकेगा? ये मेरी चुड़ैल की झाड़ू है। विकृत चेहरा लिए भयानक आवाज में बोलती रोनिका को देख वो सहम कर 2 कदम दूर खिसक गए और एकदम गुस्से में भर उन्होंने झाड़ू उठाकर दूर फेंक दी। उसके बाद तो जैसे कमरे में भूचाल आ गया। बोना नाचने लगा, जोकर ताली बजाने लगा, झाड़ू उड़ने लगी और रोनिका ने
अपने पिता को एक हाथ से उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। कुछ सेकंड में सब शांत हो गया। सुबह सुबह कमरे की सफाई करने आई बाई की चीख सुनकर सब दौड़ आए। वहां मिस्टर शर्मा की लाश पड़ी थी। उनकी आंखें भय से फटकर बाहर निकल आई थीं। रोनिका का कहीं अता पता नहीं था। पुलिस की छानबीन से भी कुछ पता नहीं चला। रोनिका के पिता की मौत का कारण दहशत से हार्ट फेल हो जाना पाया गया। पर उस रात को फिर से कमरे में से रोनिका की आवाज़ें आने पर डरते डरते लोगों ने वहां पर देखा, पर वहां कोई नहीं था। इस घटना के बाद से पूरा हॉस्टल खाली हो गया। अब वो वीरान है, पर लोग कहते हैं रोनिका अब भी वहां रहती है, अपने सारे खिलौनों और झाड़ू के साथ अपनी तिलिस्मी दुनिया में। उस हॉस्टल को हॉन्टेड घोषित कर वहां ना जाने की चेतावनी लिख दी गई है। अगर कोई भूला भटका वहां चला जाता है तो अगले दिन पुलिस को उसकी लाश मिलती है और मौत की वजह डर से होने वाला हार्ट फेल होता है। पिछले महीने मैंने अपना एक नॉवल कंप्लीट किया था। उस नॉवल को लिखने में मैंने दिमाग को ऐसा मत डाला था कि लगने लगा कि अब कुछ दिनों तक तो दिलो दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए किसी शांत और ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ प्राकृतिक का सानिध्य प्राप्त हो। कभी कभी एक जैसी बोरिंग जिंदगी हमें उबा देती है। वही मेरे साथ भी हो रहा था। मेरी प्रेग्नेंट बीवी जिसका 7वां महीना चल रहा था और डॉक्टर ने कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी की आशंका जताई थी, सो इस कारण वो भी इन दिनों अपने मायके गई हुई थी। मैं बालकनी में खड़ा शाम को सूरज को अस्त होते हुए देख रहा था। इतने में मेरा फोन बज उठा। ओए, क्या कर रहा है तू? ये मेरे बचपन का दोस्त विवेक था। अब मैंने उसका उत्तर दिया, अरे कुछ नहीं यार, दरअसल नॉवल लिखते लिखते दिमाग का दही हो गया है। मन कर रहा है कुछ रिफ्रेशमेंट ली जाए। सोच रहा हूँ थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और वैसे भी तेरी भाभी भोपाल गई हुई है। तभी उसने बोला, भाई तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सुन, तुझे पता है नासिक में एक हफ्ते का मेडिटेशन कैंप लग रहा है। अ, श्री दीनदयाल महाराज के सानिध्य में योग और ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तू कहे तो करा लूं रजिस्ट्रेशन? वो बोला। अरे यार नेकी और पूछ पूछ करड़ाल भाई, मैं खुश हो गया क्योंकि इससे बेटर टाइम और कुछ नहीं मिलता। तभी उसने कहा, लेकिन एक दिक्कत है भाई कि पूरा हफ्ता नो सोशल कनेक्शन, नो मोबाइल, नो न्यूज़पेपर, और तो और 100 दिनों तक मौन व्रत धारण करके रहना पड़ेगा। अरे वाह भाई, ये तो और भी ज़्यादा बेटर है। कम से कम कोई नया काम तो नहीं आएगा करने को। मैंने कहा, तो तय रहा, निकलने की तैयारी कर। लगभग 4 दिन बाद मैं और विवेक निकलने वाले थे कि विवेक की माता जी की तबीयत खराब हो गई और इसी के कारण उसका जाना कैंसिल हो गया और मैं अकेला ही दिल्ली से नासिक अपनी कार से निकल पड़ा। दिल्ली के मौनवाल से मैंने सीधा नेशनल हाईवे पकड़ लिया और कानों में ईयर प्लग लगाकर अपने पसंदीदा कुमार सानू को सुनते हुए करीब 100 की स्पीड से मैंने ड्राइव करते हुए मानपुर घाट पार करके आगे आने वाले ढाबे पर रुककर थोड़ा कुछ खाने का मन बना ही रहा था कि घाट की उतराई पर एक सज्जन को खड़ा पाया जो रुकने का संकेत दे रहे थे। यूं तो इस वक्त का 10 या 10:30 ही बज रहा होगा, पर घाट का वो रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। घुमावदार सड़कों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर घने छोटे बड़े आड़े तिरछे पेड़ों को देखकर डर की अनुभूति स्वयं होने लगती है। ऊपर से इतने अंधे मोड़ कि जरा नजर चूकी कि दुर्घटना घटी समझो। ऐसे में ये सज्जन कौन खड़े हैं?
लगता है जैसे इनकी गाड़ी खराब हो गई होगी। उनके करीब पहुंचकर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। भाई, यहाँ से कोई 60 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा नर्सिंग होम है। कृपया वहां तक मुझे लिफ्ट दे दीजिए। मैं जिस बस से यात्रा कर रहा था वो खराब हो गई है। उसके सारे यात्री किसी ना किसी प्रकार चले गए हैं। बस मैं ही रह गया हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो बोले। आइए बैठिए। आपको कहाँ जाना है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैंने देखा उसका चेहरा सर्द हो रहा था, जैसे उनको बहुत पीड़ा हो रही हो। धन्यवाद भैया, ये कहकर वो बैठ गया। आपको क्या तकलीफ हो रही है? उनकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए मैंने पूछा। भैया, सीने में हल्का सा दर्द सा महसूस हो रहा है। बोलते हुए भी उनके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। सीट पर सिर टिकाकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। मेरे पास डिस्प्रिन है, आप खाकर कुछ नाश्ता कर लें तो थोड़ा बेहतर फील करेंगे। आगे ढाबे पर मैंने कार रोककर उनसे कहा और उनको दवा देकर वहीं कुर्सी पर बैठने लगा तो पाया उनका बदन बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। खैर, पाव भाजी का ऑर्डर देकर मैं उनसे बातें करने लगा। ढाबे की रोशनी में उनका तेजस्वी सा व्यक्तित्व अलौकिक आभा से युक्त था। माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला थी। आप नायडू गाला है ना? बंगला भाषा के प्रसिद्ध लेखक नायडू गागा। बातों बातों में उनका परिचय पाकर मैं खुशी से उछल पड़ा। अरे दादा, मैं एक अदना सा लेखक राजीव हूँ, राजीव पंडित। मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी पीठ थपथपा दी। अरे साहब, आपने 2 प्लेट पाव भाजी ऑर्डर करी है, लेकिन आप तो अकेले हैं और किससे बातें कर रहे हैं? तभी लड़का खाने का सामान रखने आया और बोला, पागल है क्या? जानता भी है कौन है? मैंने उसे झिड़का। रात को यहाँ सब बेवड़े ही आते हैं। अब रात को लड़का मुझे देखकर मुंह बनाकर अपने ही मुंह में बोलता हुआ चला गया। उसे लगा जैसे मैं खुद से ही बतिया रहा हूँ, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने इंस्पिरेशन यानी दादा से बातें करने लगा। वो थोड़ा ठीक महसूस कर रहे थे। उसके बाद हम वापस चल पड़े। दादा, चलूं आपके साथ अस्पताल में अंदर? उनको नर्सिंग होम पर उतार कर मैंने पूछा। नहीं नहीं नहीं, रात ज़्यादा हो गई है, तुम निकलो। भगवान चाहेगा तो दोबारा यहीं मिलेंगे और बेटा होने की मिठाई तो खिलानी पड़ेगी तुमको, उन्होंने हंसकर कहा। दादा, उसको आने में तो अभी 2 महीने बचे हैं और आप कैसे कह सकते हो कि बेटा ही आएगा? मैंने इस बात पर वो बस मुस्कुरा दिए और पलट कर चल दिए। रात करीब 3 बजे मैं नासिक पहुंच गया और वहां मेडिटेशन शिविर में 1 हफ्ते का प्रशिक्षण पूरा कर वापस लौट पड़ा। उसी नेशनल हाईवे 3 पर मेरी कार को ओवरटेक करते एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। कार डिसबैलेंस होकर सड़क के किनारे नीचे गड्ढे में जा गिरी। होश खोते खोते मुझे बस इतना ही याद है कि दादा की बाहों ने मुझे उठाया हुआ है। जैसे ही मुझे होश आया, मैंने हैरानी वाली दृष्टि से मैंने देखा माता पिता के साथ मेरी पत्नी गोद में नन्हे बच्चे को लिए मेरे पास बैठी है। मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, मैं इधर कैसे? और नायडू दादा कहाँ? वो कहाँ है? मैंने पूछा। कौन नायडू दादा? बेटा, तुम इस नर्सिंग होम के बाहर बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में पड़े थे। तुम्हारे वॉलेट से फोन नंबर लेकर नर्सिंग होम के डॉक्टर ने हमें फोन करके बुलाया है। तुम्हारी क्षतिग्रस्त कार गैरेज में पड़ी है। जिस दिन तुम नासिक के लिए निकले, उसके तीसरे दिन रानी की तबीयत बिगड़ गई और प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ी। पर तुम्हें कैसे पता चला
कि रानी की तबीयत खराब होने वाली है। बेटा, तुम्हारे भेजे हुए एक सज्जन ने उस मुसीबत में हमारा बड़ा साथ निभाया और उन्होंने तुमको ये देने को बोला था। मेरी तरफ एक सुंदर सा पेन बढ़ाते हुए पिताजी ने कहा। मैंने तो किसी को नहीं भेजा। वहां उस शिविर में रहते हुए तो मैं किसी के संपर्क में भी नहीं था। और ये पेन तो नायडू दादा का है। पेन पर उनके नाम के इनिशियल एससी लिखे हुए हैं। गहरे आश्चर्य से मैंने पूछा। नर्सिंग होम में हेल्थ लाभ लेते हुए पिछले एक हफ्ते के समाचार पत्रों को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो एक समाचार पत्र मेरी नज़र टिक गई और उसको पढ़ते हुए मैं पसीने से भीग गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। न्यूज़पेपर हाथों से छूट गया। मैंने पढ़ा, मुंबई से आगरा जा रहे फेमस बंगाली लेखक नायडू गैगो, जिनकी मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर मानपुर घाट के पास हार्ट फेल हो जाने के कारण अकस्मात निधन हो गया। ये उसी दिन की बात थी जिस दिन मैं इंदौर से नासिक के लिए निकला था और मानपुर घाट के आगे से उनको अपनी कार में लिफ्ट दी थी। तो क्या मेरे साथ उनकी आत्मा थी? उनका हार्ट फेल हुआ था और वही पीड़ा मैंने उनके चेहरे पर देखी थी। उन्होंने ही उन्होंने ही रानी की सहायता करी। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने ही मुझे नर्सिंग होम पहुंचाया और उसी पवित्र आत्मा ने आशीर्वाद स्वरूप अपना पेन दिया। मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया। ठीक होकर जब मैं नर्सिंग होम से बाहर आया तो देखा ये तो वही नर्सिंग होम था जहां मैंने नायडू दादा की आत्मा को छोड़ा था। तो ये थी उस हाईवे की दास्तान जो हॉन्टेड तो इतनी नहीं है, पर इस पे विश्वास करना किसी के लिए भी बहुत कठिन होता है। जिसकी समृद्धि स्वरूप वो पेन आज भी मेरे पास है, उस पवित्र आत्मा की अमानत के रूप में। मैंने उन्हें सदा ही अपना इंस्पिरेशन माना था और इंस्पिरेशन हमेशा तुम्हारी जान बचाता है। लक्ष्य दिन भर मोबाइल में बिजी रहने वाला लड़का था। उसका ज़्यादातर समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप इन सब पर ही गुजरता था। फेसबुक पर उसके दोस्तों की संख्या हज़ारों में थी। वो टाइम पास करने के लिए अक्सर अनजान लोगों को भी मैसेज करता था। जैसे हम कर नहीं देते, किसी को भी मैसेज कर देते हैं उठाकर ऐसे ही मज़े लेने के लिए, वो भी वैसे ही करता था। एक बार उसे किसी के मैसेज का नोटिफिकेशन मिला। उसने देखा तो वो मैसेज एक लड़की का था। लक्ष्य ने जल्दी से उसकी प्रोफाइल चेक की तो देखा लड़की बहुत सुंदर थी। उसने सोचा चलो अच्छी बात है, बात करने में मज़ा आएगा। अब वो रोज़ कई घंटों तक, कभी कभी तो रात भर वो उसी लड़की से दुनिया जहान की बातें करता रहता था। कुछ दिन बाद लक्ष्य ने उस लड़की का मोबाइल नंबर मांगा। लड़की ने भी अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अब लक्ष्य को उस लड़की से बात करते महीनों हो गए थे। एक दिन उसने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, क्या हम मिल सकते हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं मिलना नहीं आ सकती। लक्ष्य ने कहा, अच्छा, वीडियो कॉलिंग तो कर सकती हो ना? उस लड़की ने बताया, लेकिन अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो? लक्ष्य ने बोला, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी हो अच्छी हो। उस लड़की ने बोला, सोच लो, बाद में मत कहना। लक्ष्य ने कहा, हाँ हाँ सोच लिया, तभी तो कह रहा हूँ तुम्हें देखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जवाब दिया, ठीक है, रात के 12 बजे के बाद कॉल करूँगी मैं तुम्हें, ठीक है? लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें अपने कमरे में अकेले ही रहना पड़ेगा और हाँ, अपना कमरा लॉक कर लेना। लक्ष्य ने कहा,
अरे बस इतनी सी बात है, तुम टेंशन मत लो। तुमने जैसा कहा है वैसा करूँगा, लेकिन 12 बजे के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? उस लड़की ने बोला, क्योंकि 12 बजे तक घर में सब सो जाते हैं। अरे वाह, कितनी समझदार हो तुम, लड़की ने कहा। वो तो मैं हूँ। लक्ष्य अब रात का इंतजार करने लगा। उसे दिन लंबा लग रहा था। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। उसने अपना रूम लॉक कर लिया और उस लड़की के वीडियो कॉल का इंतजार करने लगा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उस लड़कियों को वीडियो कॉलिंग में देखने के लिए। करेक्ट, ठीक 12 बजे उस लड़की का कॉल आया और लक्ष्य ने कॉल रिसीव किया, लेकिन वीडियो में वह लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। लक्ष्य ने कहा, अब सामने भी आओ ना, बस आवाज़ ही सुनाती रहोगी। लड़की ने कहा, आ रही हूँ, किस बात की चिंता कर रहे हो, पूरी रात ही अपनी है। और हाँ, दिल थाम कर बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देखते ही हार्ट फेल हो जाए। लक्ष्य ने कहा, अब तो दिल तुम्हारा है, चाहे इसे फेल करो या पास। उस लड़की ने जब ये सुना तो वो भयंकर हंसी हंसने लगी और मोबाइल स्क्रीन पर एक चुड़ैल का सिर बाहर आया। ये देखकर लक्ष्य बेहद डर गया और तुरंत ही उसका हार्ट फेल हो गया और उसकी मौत हो गई। आप सभी के फेसबुक पे भी तो बहुत सी गर्लफ्रेंड होंगी जिनसे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, किसी अनजान फेसबुक फ्रेंड से बात करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि कहीं आप किसी भूत या चुड़ैल से तो बात नहीं कर रहे हैं। शालिनी सरकारी विभाग में एक क्लर्क थी। वो बेमल अपार्टमेंट में 7वीं मंजिल पर रहती थी। 7वीं मंजिल पर वह लिफ्ट से ही आना जाना करती थी। दरअसल ये एक 10 मंजिला बिल्डिंग थी। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और शाम को 6 से 7 बजे तक वापस आना, यही उसके रोज का रूटीन था। एक दिन जब शालिनी अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट में थी तो दूसरी मंजिल से लिफ्ट में एक लड़की आई। शालिनी उसे नहीं जानती थी, इसलिए दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। शालिनी 7वीं मंजिल पर अपने घर में चली गई, लेकिन वह लड़की अब भी लिफ्ट में ही थी। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा कि जब भी शालिनी लिफ्ट में दूसरी मंजिल पर पहुंचती, वह लड़की भी लिफ्ट में आ जाती थी। और शालिनी के 8वीं मंजिल पर उतरने के बाद भी वह लड़की लिफ्ट में ही रहती थी। शुरुआत में तो शालिनी को लगा कि वह लड़की शायद 9वीं या 10वीं मंजिल पर रहती होगी, लेकिन हर दिन एक ही टाइम पर उस लड़की का दूसरी मंजिल से लिफ्ट में आना और शालिनी के जाने के बाद भी लिफ्ट में रहना शालिनी को उलझन में डाल देता है। वह लड़की कभी किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ सिर झुकाए नीचे देखती रहती थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। एक दिन शालिनी ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि वह कौन है और हर दिन एक ही टाइम पर दूसरी मंजिल से लिफ्ट में क्यों आती है और किस मंजिल पर आती है। उस लड़की ने बताया, मेरा नाम रंजना है, मैं दूसरी मंजिल वाले घर में काम करने आती थी। एक दिन जब मेम साहब घर पर नहीं थी तो साहब जबरदस्ती करने लगे। जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने सामने पड़े चाकू से मुझे बहुत मारा। इतना कहकर वह रोने लगी। शालिनी ने बताया, तो तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करी? उसने बताया, शिकायत तो तब करूंगी ना जब मैं जिंदा बचूंगी। ये क्या कह रही हो तुम तो मेरे सामने खड़ी हो। साहब ने मुझे साहब ने मुझे 11वीं मंजिल पर जो आधा बना घर है वही दफना दिया है। मैं तो हर दिन इंसाफ की तलाश में भटक रही हूँ, लेकिन मैं किसी को दिखाई नहीं देती। आप पहली इंसान हो जिसने मुझे देखा है। मुझे इंसाफ चाहिए। इतना कहकर वो गायब हो गई। शालिनी बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन रंजना के साथ जो हुआ
वह सुनकर उसे रंजना से सहानुभूति हो रही थी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और 11वीं मंजिल पर जो लाश थी उसके बारे में बताया, और रंजना के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ उसने पुलिस को एफआईआर समेत सब कुछ दिया। पुलिस ने लाश बरामद कर ली और दूसरी मंजिल पर रहने वाले कुणाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कुणाल ने भी आखिरी में अपना जुर्म कबूल कर लिया। कुछ दिन बाद शालिनी ने फिर से रंजना को देखा, लेकिन पहली मंजिल पर। शालिनी ने मुस्कुराते हुए रंजना को उसकी अंतिम विदाई दी और उसके बाद वो कभी उसे दिखी नहीं। एक लड़की जिसका नाम सोनल था, उसका काम था भूतिया जगहों पर जाकर छानबीन करना कि वो जगह सच में भूतिया है या नहीं। एक बार की बात है, वो इसी सिलसिले में एक किले में गई जो भूतिया किले के नाम से जाना जाता था। वह इधर उधर घूमकर आसपास के लोगों से मिलकर पता लगाने लगी कि आखिर इस किले को भूतिया कहते क्यों हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। लोगों ने जो कुछ भी सोनल को इस किले के बारे में बताया था उसे उसने रिकॉर्ड कर लिया। पूरा दिन इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद रात को वो किले से कुछ किलोमीटर दूर अपने होटल रूम पे आ गई। वह होटल के गार्डन में आकर बैठ गई और अपना लैपटॉप लेकर आज की पूरी जानकारी लिखने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर जगह जगह घाव के निशान थे जिससे खून रीस रहा था। वह लगातार लगातार सोनल को घूरता जा रहा था। सोनल ने जब उसे देखा तो वह बिल्कुल डरी नहीं और उससे पूछा, अरे क्यों भाई, क्या चाहिए, क्यों घूर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मूर्ख लड़की, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं उस किले का भूत हूं जिसके बारे में तुम पता करने आई हो। सोनल ने कहा, अरे वाह, क्या बात है, आजकल भूत सामने से दर्शन दे रहे हैं। चलो तुम्हारे साथ एक सेल्फी हो जाए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर डालने काम आएगा और आर्टिकल भी मिल जाएगा। वह आदमी चौकन्ने के साथ बोलता है, अरे क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? सोनल कहती है, डर? किस बात का डर? मैं जानती हूँ तुम कोई भूत नहीं हो। अब चलो बताओ, क्यों आए हो यहाँ और ये हुलिया क्यों बनाया तुमने? और हाँ, सीधा सीधा बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को दे दूंगी। वह आदमी बोलता है, मैंने सोचा था कि तुम्हें डरा के ये लैपटॉप लेकर भाग जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूत नहीं हूँ? सोनल बोलती है, क्योंकि अगर तुम भूत होते तो अपनी बिरादरी वालों को जरूर पहचानते। यहाँ और कोई भी तो भूत हो सकता है, लेकिन तुमने नहीं पहचाना। वह आदमी बोलता है, क्यों, यहाँ कौन भूत है? सोनल बोलती है, मैं हूँ किले की चुड़ैल। वह आदमी बोलता है, क्या मजाक है? यकीन नहीं है ना? मैं यकीन दिलाती हूँ। फिर तुरंत ही सोनल एक चुड़ैल में बदल गई। वह आदमी डरकर बेहोश हो गया और कुछ देर में उसकी मौत हो गई। मैं हूं आपके रात का साथी आर्यन और आप देख रहे हैं हॉरर सेटिस्फाई। दोस्तों, मैंने अब एपिसोड शुरू करे हैं और आज से वो एपिसोड शुरू हो रहे हैं, क्योंकि कई बार मैं ओल्ड कंपाइलेशन वीडियोस और एपिसोड्स को एक कर देता हूं, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन होती है। इसलिए अब मैं एपिसोड्स बनाऊंगा और जब भी कंपाइलेशन वीडियो आएगी, जो ओल्ड स्टोरीज कंपाइलेशन होगा, उसका मैं अलग से ही नाम लिख दूंगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम गीता है और मैं सीमापुर की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मैंने कई बार भूत प्रेतों को देखा है और इनसे मेरा सामना भी हुआ है। मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था कि मैं भूतों को देख और महसूस कर सकती हूँ। बचपन में मेरी कोई बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए ज़्यादातर बातें मैं किसी को बताती ही नहीं थी और अपने आप तक रखती थी।
आज जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तब की बात है जब मैं कोलकाता में पढ़ाई कर रही थी। अपने कॉलेज में मैं एक फ़्लैट में किराए पर रहती थी, जिसमें मेरे साथ 5 और लड़कियां भी थीं। जिस फ्लैट में हम रहते थे वो 2 मंजिला मकान था, जिसमें सिर्फ 2 ही घर थे। नीचे वाला हमारा था और ऊपर वाले में 2 बूढ़ी औरतें रहती थीं। उनसे हमारी कभी बात नहीं होती थी। वो दिखने में भी बहुत अजीब लगती थीं। हमारा फ्लैट बहुत बड़ा था, उसमें 3 कमरे थे। मैं अकेले एक कमरे में रहती थी। साथ वाले दूसरे कमरे में 4 लड़कियां रहती थीं और तीसरे कमरे में एक और लड़की अकेली रहती थी। तीनों कमरों के बीच डाइनिंग एरिया था और उसके ठीक सामने किचन था। डाइनिंग एरिया मुझे हमेशा से ही अजीब सा लगता था, क्योंकि उसके चारों तरफ काली दीवारें थीं, मानो कि वो आग में झुलसी रहा हो। साथ वाले कमरे की 3 लड़कियां कॉल सेंटर में काम करती थीं, इसलिए वो रोज़ रात में 2 बजे तक ही वापस आती थी। उसमें से एक लड़की का नाम संगीता था। उस रात संगीता, मैं, तीसरे कमरे वाली लड़की देर तक रात तक जगे रहे थे और बातें कर रहे थे। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। इसी बीच बाकी तीनों लड़कियां ऑफिस से वापस आ गईं और उन्होंने घंटी बजाई। हमारा मेन गेट काफ़ी बड़ा था और उसको खोलने के लिए अपने फ्लैट से नीचे उतर के जाना पड़ता था। संगीता और वो तीसरे कमरे वाली लड़की गेट खोलने नीचे चली गई। मैं फ्लैट में अकेली ही थी। तब अचानक वो तीनों भागती हुई वापस आईं। मैंने हैरानी से उनसे पूछा, क्या हो गया? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला, गीता, तूने इतनी ज़ोर से क्यों चीखा यार? और हमने अजीब सी आवाज़ भी सुनी, वो भी ज़ोर से। मैं हैरान थी, मैंने चीखा ही नहीं था और इतनी रात के सन्नाटे में मुझे कोई चीखने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी थी। ये घटना हम सभी को बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर कुछ दिन में हम इसको भूल गए। अब कई दिन गुजर गए थे, हम उस बात को भूल ही गए थे। ना ही हमें वो आवाज़ सुनाई दी, ना ही कोई डर महसूस हुआ। लेकिन जब भी हम में से कोई भी फ्लैट पर अकेला रहता था, हमें हमेशा ऐसा महसूस होता था कि हमारे साथ कोई है, कोई हमें देख रहा है। एक डरावना सा एहसास होता था। वो दिन मेरा उस फ्लैट में आखिरी दिन था, क्योंकि कॉलेज ख़त्म हो चुका था। बाकी की सारी लड़कियां पहले ही दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो चुकी थीं। मुझे भी अगले दिन जाना ही था और उस फ्लैट में मुझे बस एक रात और बितानी थी, अकेले। सारा सामान मैं पहले ही पैक कर चुकी थी। सिर्फ एक गद्दा था जिसको मैंने सोने के लिए रखा था और कुछ कपड़े निकाल के रखे थे जो कि मुझे अगले दिन पहनने थे। रात के करीब 1 बज रहा था। मैं गद्दे पर लेटी हुई थी, जो कि फर्श पर ही बिछा हुआ था। मैं फ़ोन पर बात कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था। अचानक मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो कोई हल्का दरवाज़ा नहीं था, बल्कि बहुत भारी दरवाज़ा था जो कि हवा से नहीं खुल सकता था। दरवाज़ा खुलते ही मैं बहुत सहम सी गई, क्योंकि उसके साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई घुस गया है। मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि मेरे साथ कमरे में कोई और भी है। मेरा रोंग रोंग खड़ा हो गया और दिल में अजीब सी दहशत भर गई। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। हिम्मत करके मैंने अपना फ़ोन नीचे रखा। मैं गद्दे पर ही लेटी हुई थी। बिल्कुल सन्नाटा था। मैं किसी के सांस लेने की आवाज़ अच्छे से सुन सकती थी। मैं फर्श पर ही किसी के चलने की आवाज़ भी सुन रही थी। आवाज़ बहुत साफ आ रही थी और मुझे पता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। मैं अपने पूरे होश में थी। मैंने उठने की कोशिश करी, लेकिन डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रही थी। पूरी हिम्मत करके मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मैं रो रही थी और रोते रोते मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया। उस समय हर सेकंड जो हो रहा था, मैं अपनी मम्मी को बताती जा रही थी। मेरी मम्मी ने पहचान लिया
कि ये ज़रूर कोई शैतानी आत्मा है और मुझसे हिम्मत ना हारने को बोला और मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी माँ ने मुझको बोला कि भगवान मेरे साथ है और मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साईं बाबा की तस्वीर हमेशा अपने पर्स में रखती थी। मैंने किसी तरह अपने पर्स से जल्दी से साईं बाबा की तस्वीर को बाहर निकाला। बाबा की तस्वीर देखते ही मुझे ताकत मिली। मैं ज़ोर ज़ोर से अपने भगवान का नाम लेने लगी और धीरे धीरे मुझे वो साया वहाँ से गायब होता हुआ महसूस हुआ। मैं महसूस कर सकती थी कि मैं कमरे में फिर से अकेली हूँ और वो साया जा चुका था। मैं पूरी रात जगी रही और एक सेकंड के लिए भी नहीं सोई। मैं सारी रात भगवान का नाम लेती रही और सुबह होने की दुआई मांगती रही। किसी तरह रात गुजरी, सुबह हो गई। सुबह सामान उठाने वाले लोग आए तो उन्होंने बताया कि ये तो भूतिया घर है और वहाँ आसपास के सब लोगों को इस घर के बारे में पता है और उस घर में कोई रहने के लिए नहीं आता है। और कई साल पहले यहाँ एक आग लगी थी जिसमें 3 आदमी की यहाँ पर मौत हो गई थी। उसके बाद मैंने वो घर तो छोड़ दिया, लेकिन आज भी मेरे रूह में वो दहशत पनपती है। सुनसान रोड था, चारों तरफ हवाएं चल रही थी। इसी बीच निशा अपने भारी सामान के साथ बस स्टैंड पर बस से उतरी। अभी रात के करीब 2 बज रहे थे। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा था। निशा ने अपनी मदद के लिए चारों तरफ नज़रें घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। किसी तरह निशा ने अकेले परेशान होकर अपने उस सामान को उठाया। वहाँ से चलने लगी कि अचानक एक तरफ से आवाज़ आई, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुरंत निशा ने आवाज़ की तरफ पलट कर देखा। ये क्या? ये तो एक बुज़ुर्ग थे। निशा अपना सामान उठाने के लिए किसी बुज़ुर्ग को तंग नहीं करना चाहती थी। जी अंकल, आपका धन्यवाद, मैं संभाल लूँगी और मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, निशा ने मुस्कुराते हुए बुज़ुर्ग से कहा। अरे आप मुझे बूढ़ा मत समझिए, लाइए अपना सामान दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उस वृद्ध ने कुछ सामान निशा से लेते हुए कहा और निशा के साथ साथ चलने लगा। आप मोहननाथ जी के घर जा रही हैं ना? उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा और निशा ये सुनकर उस बूढ़े आदमी की तरफ हैरत से देखने लगी। आपको कैसे पता बाबा? बाबा का चेहरा बिल्कुल शांत था। पता है, इस बस स्टैंड पर 12 बजे के बाद कोई नहीं आता, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ रात 12 बजे के बाद भूतों का समय हो जाता है। निशा ने फिर एक बार पूरे बस स्टैंड को निहारा। वहाँ पर घोर अंधेरा था। निशा को वहाँ कुछ दिख नहीं रहा था। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा? मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ बेटा। अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम्हें यहाँ खतरा था। निशा हंसने लगी। तो क्या आपको डर नहीं लगता बाबा? नहीं, मैं उन भूतों को अपना परिवार मानता हूँ। निशा हंसने लगी। पर बाबा, मैं इन बातों को नहीं मानती। मान जाओगी बेटा, जब तुम पे खुद बीतेगी। अगर ऐसा कुछ होगा तभी तो मानेंगे बाबा। आप इन बातों को बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये सब सिर्फ पागलों की बातें हैं। निशा बाबा के साथ इसी तरह बातें करते हुए मोहन प्रसाद जी के घर पहुंची। बाबा, अब मेरा ठिकाना आ गया है और आपका बहुत 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 धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। फिर निशा ने मोहननाथ जी के घर के बाहर बैल बजाई। एक आंटी ने दरवाज़ा खोला। अरे निशा, तुम इतनी रात को घबराए हुए? आंटी ने कहा। हाँ आंटी जी, क्योंकि दिन के वक्त की कोई फ्लैट ही नहीं थी, इसलिए मजबूरी में इसी वक्त आना पड़ा। चेहरे पर घबराहट लिए हुए आंटी ने निशा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर कर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या हुआ आंटी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आंटी को इतनी हड़बड़ी में देख निशा ने पूछा। तो ठीक तो है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई?
घबराते हुए आंटी ने पूछा। अरे आप पहले शांत हो जाइए। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बल्कि मुझे एक बाबा मिल गए थे जिन्होंने दरवाजे तक मुझे छोड़ा है। तभी निशा की नज़र दीवार पर टंगी एक फ़ोटो पर पड़ गई। वह उसी वृद्ध आदमी की फ़ोटो थी जिसने निशा को दरवाजे तक छोड़ा था। अरे इनकी फ़ोटो यहाँ कैसे? यही तो थे जिन्होंने मुझे दरवाजे तक छोड़ा था। आंटी ने भी फ़ोटो की तरफ देखा और आंटी भी हैरान रह गई हैं सुनकर। आंटी सदमे में वहीं सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ आंटी जी, आप ठीक तो हैं? आंटी ने निशा को प्यार भरी नज़रों से देखा। बेटी, तुझे यहाँ आना था तो फ़ोन करके भी तो चला सकती थी। इतनी रात को बस स्टैंड पर कोई जाता है? तुझे पता भी है वहाँ से लौट कर कोई नहीं आता। तुम खुशकिस्मत हो। और जिस फ़ोटो की तुम बात कर रही हो ना, वो तुम्हारे अंकल लक्ष्मण प्रसाद हैं। उन्हें गुजरे हुए 7 साल हो चुके हैं। ये सुनकर निशा के चेहरे की हवाई उड़ गई थी। अचानक निशा का चेहरा धीरा हो गया और वह किसी गहरी सोच में चली गई। फिर अचानक से निशा चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। 19 साल की निशा, जिसको शुरू से ही तन्हाइयों में, वीरानों में भटकने की आदत थी। वह पिछले 3 वर्ष से अकेलेपन में रहने की आदी थी। जब भी कोई उसे देखता तो वीरानों में ही भटकता देखता। वो खोई खोई सी रहा करती थी। निशा के परिवार में उसके केवल दादा दादी थे। उसके माता पिता 6 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद निशा को दादा दादी ने इतना प्यार दिया था कि उसे माँ बाप की कभी कमी महसूस ही नहीं हुई थी। लगभग हर रोज़ निशा एक काम ऐसा करती थी कि पिछले 3 सालों में उसके उस काम में कभी रुकावट नहीं आई थी। उसका वह काम था दिन छिपे से घर से निकलना और रात को 11 बजे वापस लौटना। एक दिन रात के समय निशा के दादा घर से किसी ज़रूरी काम से निकले। वह अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत आगे तक घने पेड़ लगे हुए थे। निशा के दादा मनमोहन जी सड़क पर जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के प्रकाश में निशा को सड़क के किनारे तन्हा खड़ा देखा तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोक कर कहा, निशा बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? वह अपने दादा को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी। आओ निशा बेटा, गाड़ी में बैठ जाओ। वो तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। मनमोहन जी वापस घर की तरफ चल दिए। साथ ही उन्होंने निशा से कहा, आइंदा यहाँ मत आना। अच्छा दादाजी। 4 दिन बाद मनमोहन जी ने फिर निशा को एक सुनसान जगह पर खड़ा देखा। दूसरी बार भी वह अंधेरे में घिरी खड़ी थी। इस बार मनमोहन जी ने निशा को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है तुझे इस रास्ते पे आकर और ऐसे हर रोज़ अंधेरे में खड़े होकर? जब देखो ऐसी तन्हा जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। दादाजी, मुझे अंधेरा पसंद है। ये कहते समय निशा की आवाज़ इतनी भारी थी कि मनमोहन जी बुरी तरह डर गए। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास निशा को लेकर पहुँचे। उन्होंने तांत्रिक से कहा, ये मेरी पोती है, इसका नाम निशा है। इसे देखकर बताओ कि इस पर कोई बुरा साया है या नहीं। तांत्रिक ने अपने स्थान पर बैठी निशा की आंखों में झांककर मनमोहन जी से कहा, इस लड़की को कल रात चांद दिखने पर लाना। अच्छा। तांत्रिक ने मनमोहन जी को आहिस्ता से बताया, ये लड़की बहुत बुरे साए की चपेट में है। फिर मनमोहन जी निशा को लेकर घर वापस आए तो वहाँ निशा की चाची आई हुई थी। सब लोग बड़े प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय निशा की चाची ने मनमोहन जी से कहा, बाबूजी, मैं निशा के साथ सोऊंगी। नहीं बहू, तुम अलग कमरे में सोओगी, मनमोहन जी ने कहा। सोने दीजिए ना, निशा की दादी ने कहा। फिर इससे आगे
मनमोहन जी कुछ ना कह सके। रात को सोने के लिए निशा और चाची कमरे में पहुंच गए। दोनों बेड पर आई और 20 मिनट के अंदर अंदर सो गईं। आधी रात के बीच जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि निशा बेड से गायब है। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। निशा की तलाश करते करते वह लॉन तक आ गई। तभी उसने देखा कि निशा वहाँ झूले में बैठी है। चाची की और निशा की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी कि इतनी रात गए निशा इस समय यहाँ झूले पर क्यों बैठी है। चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, निशा, यहाँ क्या कर रही हो बेटे? निशा ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उनके हलक से भयंकर चीख निकली, भूत, अरे भागो! निशा का चेहरा बहुत डरावना हो गया था। चाची वहां से उल्टे कदम दौड़ पड़ी। वह शीघ्रता के साथ झूले से उठी। चाची के पीछे दौड़ निशा ने उन्हें वहीं गिराया और ख़त्म कर दिया। चाची की चीख दादा दादी ने सुन ली थी। वे दोनों हड़बड़ा कर उठे और कमरे से बाहर निकल गए। तभी उन्होंने दूर से देखा कि निशा अपनी डरावनी शक्ल के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है। वे दोनों भागे। दौड़ते हुए दादी बोली, हे ईश्वर, ये निशा को क्या हो गया? निशा बुरे साए की चपेट में आ गई है, दादा ने कहा। फिर जल्दी से वे दोनों कमरे में आ गए। निशा अधीर कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उसका ये डरावना रूप देखकर दादा दादी दोनों का बुरा हाल हो गया था। उन दोनों की हालत उस खास्ता पापड़ की तरह हो गई थी जो हल्के हल्के झटके से ही टूट जाते हैं। बुरी तरह तरतर कांप रहे थे वो। दरवाज़ा मजबूती से बंद करके वे साथ खड़े हो गए थे और बराबर भगवान को याद कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई घूंसे मार रहा हो। वे दोनों समझ गए कि दरवाजे पर निशा की दस्तक है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, साथ ही पहले के मुकाबले वे और ज़्यादा डर गए थे। कुछ क्षणों पश्चात दस्तक शांत हुई और एक डरावनी आवाज़ उन दोनों के कानों में गूंजी, मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। डरावनी आवाज़ को सुन दादा दादी का दम हलक में आ गया। अनायास ही दादा के होठों से निकला, हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बचा। तभी उस डरावनी आवाज़ में निशा ने कहा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। इसी के साथ निशा ने दरवाजे में घूंसा मारा और हाथ दरवाजे के आर पार कर दिया। उसका हाथ भी इतना डरावना था कि उसे देख दोनों के कट से चीखें उबल पड़ी। निशा ने हाथ अंदर डालकर दरवाजे का लॉक खोलना चाहा। वह बराबर कोशिश करने लगी। अपने बचाव के लिए निशा के दादा ने समूचे कमरे में नज़र दौड़ाते हुए कोई ऐसी वस्तु हाथ में लेनी चाहिए जिससे कि वह निशा से अपना बचाव करने में सफल हो सके। तभी उनकी नज़र दीवार पर टंगी एक तलवार पर पड़ गई। उनके पुरखों से चली आ रही ये तलवार उनकी नस्ल दर नस्ल अपने साथ लेकर चल रही थी। विरासत में मिली इस तलवार को उन्होंने जैसे ही संभाला वैसे ही निशा दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। उसी समय उसके दादा ने उसकी गर्दन तलवार से काट डाली। गर्दन कट जाने के बाद उसका सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। फिर क्षण भर बाद धड़ भी गिर गया। दादी ने निशा की मृत्यु पर आंसू बहाए। दादी को लेकर दादा उस कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि निशा फिर जिंदा हो गई। उसका सर धड़ से फिर जुड़ गया और इसी के साथ उठकर उसने अपने दादा दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। दादा दादी दोनों का खून पीकर उसने उन्हें ख़त्म करके कहा, मैंने सबको मार डाला, मैंने सबको मार डाला। ऐसा क्यों था, क्या था, ये राज तो उन्हीं के साथ चला गया। लेकिन आज भी
वो घर बंद पड़ा है और अब उस घर में 3 आत्माएं दिखती हैं। एक काफ़ी सुनसान जगह थी। वहाँ पर एक बिल्डिंग थी। उसके सामने हॉस्टल के 4 स्टूडेंट दिल थामे हुए खड़े थे। उनमें से एक लड़की भी थी। लड़की ने डरते हुए कहा, तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। मेरा दिल कह रहा है कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है भाई, चलो। उनमें से पहला लड़का दिनेश, जो हाथ में लालटेन लिए खड़ा था, वो बड़े ही बिंदास ढंग में बोला, कुछ भी मत बोलो यार, मेरे को तो लगता है इस खंडर में कोई मच्छर भी नहीं होगा। तुम आत्माओं की बात कर रही हो। उसमें से दूसरा लड़का भी काफ़ी डरा हुआ था। उसने भी बोला, चलना यार, चलते हैं यहाँ से, क्या करें यहाँ खड़े खड़े। मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, समझा कर। पहला लड़का उन दोनों को अंदर ले जाकर कहता है, हाँ चलो। दूसरा डर से वहाँ थम जाता है। भाई पागल है क्या, मैंने ये नहीं कहा था। अब लड़की की हालत और ज़्यादा पतली होती जा रही थी। उसने कहा, मुझे घर जाना है, जाने दो यार मुझे। तभी ज़ोरदार एक बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। वो तीनों बिल्डिंग के अंदर जा जाते हैं। पहला लड़का उस जगह को देखकर कहता है, देखो मैंने कहा था ना, ये कुछ नहीं है, बेकार में डर रहे हो तुम। उस बिल्डिंग के अंदर घुसते ही बाहर लोहे का दरवाज़ा बंद हो गया, पर वो तीनों अंदर थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चला कि कब उनकी मौत का कुंडा दस्तखत दे चुका है। बिल्डिंग के अंदर वो थोड़ा घुसे ही थे कि उन्हें दिखा एक बड़ा सा हॉल और साइड के दोनों तरफ में सीढ़ियाँ थी। ऊपर जाने को उसकी छत बाहर से ट्रायंगल शेप की थी। देख के ऐसा लग रहा था कि वो पुराने ज़माने में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग रही होगी। वो बिल्डिंग किसी खास लकड़ी से बनी थी जो धूल में भी थी पर अब भी पक्की थी। पहला लड़का, जिसके हाथ में लालटेन थी, उसने कुछ सोचा और बोला, आखिर ये बिल्डिंग बंद क्यों हुई होगी। लड़की इधर उधर डरते हुए देख रही थी। मुझे ज़्यादा नहीं पता, इस बिल्डिंग को किसी कारण से बंद करवा दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं यहाँ प्रेतों का वास है। वही लड़का फिर बिंदास बोला, मैंने तो अब तक यहाँ ऐसा कुछ देखा ही नहीं यार, तू भी ना। कि तभी थोड़ा सा हुआ। लड़का बोला, नहीं, मुझे लगता है यहाँ हो सकते हैं। पहला लड़का बोला, जो दिख ही नहीं रहा उस पर विश्वास कैसे कर रहा है तू। फिर एक लड़की की मीठी आवाज़ पहले लड़के के कान में पड़ी, ज़रूरी नहीं जो तुम देखो उसी का अस्तित्व हो, जो नहीं देखते उनका अलग अस्तित्व भी हो सकता है। अब हवा को ही ले लो। पहला लड़का मुस्कुराकर, लगता है कोई हसीना भी यहाँ आई है। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो मीठी आवाज़ बोली, मैं तो यहीं रहती थी, पर एक बार इस कॉलेज में फेल हो गई थी तो यहीं सुसाइड कर लिया, अब यहीं भटक रही हूँ। लड़की जो डरी थी, जो दूसरा लड़का थोड़ा डरा था, वो और भी डर चुके थे, पर लालटेन पकड़ा लड़का अभी भी नहीं डरा। अच्छा, तो तुम्हारी आवाज़ क्या पहले भी इतनी मीठी थी। वहाँ से कोई जवाब तो नहीं आया, पर लड़के ने फिर बोला, अच्छा ये बताओ, तुमने सुसाइड कैसे किया। फिर कुछ बोलने नहीं आई, पर जैसे ही बिजली चमकी, एक 19 साल की लड़की की लाश लटकी थी और बाल पूरे चेहरे पर लटके थे, जिसे देख तीनों की चीख निकल गई। तीनों भागने लगे। एक दरवाज़ा बंद था। जो पहले लड़का बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, उसकी भी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंजी। उस लाश की मुंडी हिली, उनको देखा और वो लाश मुस्कुरा दी। उसकी बॉडी पूरी सफ़ेद और सुट पहने थी। फिर ना जाने कौन कौन सी आत्माएं आने लगी, पर उन कुछ को तो उन तीनों को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उन्हें देखकर सीधा चल दी और कुछ उन्हें घेर रही थी। आखिर में तीनों के गले पर चाकू से वार हुआ और वो वहीं मर गए
और रह गई थी तो सिर्फ उनकी चीख। अगली सुबह मानो सब नॉर्मल हो, सब अपने काम पर जाते हैं और बच्चे उसी रास्ते से स्कूल जा रहे थे। कुछ गुमशुदा बच्चों की खबर आई जो बिल्डिंग में थे। उस बिल्डिंग के आगे नया कॉलेज था। बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर लिखा था राम सरस्वती कॉलेज। नैनीताल की पहाड़ियों से उसका नज़ारा साफ दिखता। उसकी भी छत ट्रायंगल शेप की थी। शायद बर्फ़ वहाँ ना जमी रहे, इसलिए वहाँ के सारे घर ट्रायंगल शेप के थे। रास्ते में एक एम्बुलेंस बड़ी ज़ोर की गुजरती हुई आ रही थी, जैसे मानो किसी की डेड बॉडीज़ को लेने की खबर सुनकर आ रही हो। उस बिल्डिंग के बाहर काफ़ी लोग जमा हो गए थे और उस बिल्डिंग को काफ़ी घूर कर देख रहे थे, जैसे वहाँ उन्होंने कुछ पाया हो। जब एम्बुलेंस आई तो उनसे वहाँ के लोगों ने शिकायत करी कि यहाँ पर रात से 3 लाश पड़ी हुई हैं और सुबह तक काफ़ी सड़ान आ गई है उनमें।